नमस्कार, मैं रिंजू राय। मेरा शोध कार्य प्रवासी भारतीय समाज और हिंदी डायस्पोरिक सिनेमा पर केंद्रित रहा है। आज मैं हिंदी डायस्पोरिक सिनेमा में अभिव्यक्ति प्रवासी भारतीय समाज विषय पर चर्चा करूंगी। भारतीय डायस्पोरा ने आज वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान अर्जित की है। आज के संदर्भ में भारतीय डायस्पोरा विश्व के लगभग 110 देशों में अपने मूल देश की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्षों से विदेशों में बसे भारतवंशी समुदाय अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए एकजुट होने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इन्हें ही डायस्पोरा कहा जाता है। ये भारतीय मूल के लोग जिनकी मातृभाषाएं भिन्न भिन्न हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं भी भिन्न भिन्न हैं, परंतु ये सभी भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सचेत और आस्थावान हैं। इनकी बोली तथा भाषाएं भी आपस में भिन्न भिन्न हैं। ये अलग अलग तरह के काम करते हैं, मगर फिर भी जो सूत्र उन्हें जोड़ता है वह उनका भारतीय मूल, भारतीय संस्कृति के प्रति उनका प्यार, भारत से उनका गहरा आत्मीय लगाव है। यह हिंदी डायस्पोरिक सिनेमा में स्पष्ट देखने को मिलता है। डायस्पोरा का शाब्दिक अर्थ अपने देश की धरती से दूर विदेश में बस जाना अर्थात प्रवासन है। इसके मूल में विदेश में रहते हुए भी अपने स्वदेश की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को निभाते रहना शामिल है। डायस्पोरिक सिनेमा का संबंध प्रवासी भारतीयों के जीवन पर आधारित कथा वस्तुओं पर निर्मित सिनेमा से है। इन फिल्मों में विदेशों में निवास कर रहे भारतीयों द्वारा अपनाई गई विदेशी संस्कृति और सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों का भारत के प्रति प्रेम और समर्पण के तत्वों को खोजने का प्रयास किया गया है। डायस्पोरिक सिनेमा प्रवासी भारतीयों की मानसिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खोजने का प्रयास इन फिल्मों में सार्थक रूप में दिखाई देता है। मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों में जब विषय वस्तु, गीत संगीत और पात्र अभिनय के आधार पर प्रवासी भारतीयों का जीवन और पृष्ठभूमि शामिल किया जाता है, तो ऐसी फिल्मों को हिंदी डायस्पोरिक सिनेमा कहा जा सकता है। इन फिल्मों का मूल उद्देश्य प्रवासियों को अपने मूल देश की जड़ों से जोड़ना भी है। नई और संकर जातीयताओं का गठन डायस्पोरा समाजों के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं को बाधित करते हैं। वे पश्चिमी आधुनिकता और राष्ट्रवाद, विशेष रूप से नागरिकता से संबंधित नस्लीय निर्माण के बारे में स्वीकार्य विचारों का भी चुनाव करते हैं। प्रवासी सिनेमा औपनिवेशिक तथा प्रवासी समाज द्वारा निर्मित की जाती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पश्चिम में रहने वाले औपनिवेशिक, निर्वासित या प्रवासी व्यक्तियों द्वारा बनाई गई फिल्में और उनके वंशजों द्वारा बनाई गई फिल्म डायस्पोरिक फिल्म कहलाती है। भारतीय दर्शकों को विशेष फिल्म देने वाले ये निर्माता, निर्देशक और अभिनेता विश्व सिनेमा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। देव डी गुलाल, ब्लैक फ्राइडे और नो स्मोकिंग जैसी फिल्मों के निर्देशक अनुराग कश्यप को फिल्में बनाने की प्रेरणा विश्व सिनेमा से ही मिली। प्रवासी सिनेमा का स्वरूप विविधतापूर्ण है। इसे प्रवासियों की श्रेणियों में के वर्गीकरण के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। प्रवासी समुदायों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वे लोग आते हैं जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में फिजी, मॉरिशस, त्रिनिडाद, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भेजे गए थे। द्वितीय श्रेणी में 60 के दशक में यूरोपीय देशों में गए अशिक्षित, अर्धशिक्षित, कुशल अथवा अर्धकुशल मजदूर आते हैं।
तृतीय श्रेणी में वर्ष 80-90 के आसपास गए सुशिक्षित मध्यवर्गीय लोग हैं जिन्होंने अच्छे भौतिक जीवन के लिए प्रवास किया। इन 3 तरह की श्रेणियों में से सिनेमा के वर्तमान समय में अंतिम श्रेणी का ही प्रभुत्व दिखाई देता है। गिरमिटिया मजदूरों की बाद की पीढ़ियों में से अधिकांश ने रोजगार तथा अन्य कारणों से हिंदी या भोजपुरी के अलावा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को अपना लिया। फिजी के बिमल रेड्डी एक ऐसे निर्देशक हैं जिनको उल्लेखनीय माना जाता है। इनकी फिल्म अधूरा सपना, घर परदेश, हाईवे टू सुआ ने काफ़ी प्रशंसा पाई है। फिजी, त्रिनिदाद, अफ्रीका तथा गुयाना से कोई ऐसा लेखक और निर्देशक नहीं हुआ जिसको प्रवासी लेखन एवं दृश्यांकन में अधिक ख्याति प्राप्त हुई हो। हिंदी प्रवासी सिनेमा के 2 वर्ग हैं। एक वह जो प्रवासी निर्देशकों एवं कलाकारों द्वारा बनाई गई, दूसरी वे जो देश में देश के निर्माता निर्देशक द्वारा बनाई गई है। इन 2 वर्गों के फिल्मांकन को ही हिंदी प्रवासी सिनेमा की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः पराये देशों में पराये होने की अनुभूति और उस अपरिचित परिवेश में समायोजन के प्रयास, सफलताएं और असफलताओं को ही प्रवासी सिनेमा का आधार माना जा सकता है। इन तीनों ही चरणों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण होता है। खान पान, वेशभूषा, बोली भाषा, पर्व त्योहार का भी उल्लेख किया जाता है, परंतु रीति रिवाज, संस्कृति तथा रहन सहन इस विमर्श की प्रधान विधा मानी गई है। डायस्पोरिक सिनेमा का फलक काफ़ी विस्तृत है। यह प्रत्येक प्रवासी समुदाय के दुख, संघर्ष, पीड़ा, लगन, मेहनत और विजय की अंतर्गाथा का सचित्र दस्तावेज है। प्रवासी सिनेमा में अपने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। मीरा नायर की नेमसेक, जहां बंगाली समुदाय की पहचान संकट को वैश्विक स्तर पर दिखाती है, वही मनमोहन सिंह की फिल्म आसमानो मानवतना दा पंजाबी डायस्पोरा पर आधारित कहानी है। इस फिल्म में एक प्रवासी व्यक्ति वापस स्वदेश में लौटकर बसना चाहता है, तब उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस कहानी को दिखाया गया है। इसके अलावा बेंड इट लाइक वेकहम, मानसून बेंटिंग, अधूरा सपना अलग अलग तरह की प्रवासियों की समस्याओं को उजागर करती है। बिमल रेड्डी फिजी में रह रहे भारतीय डायस्पोरा की समस्याओं पर केंद्रित सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा निर्मित अधूरा सपना, घर परदेश और हाईवे टू सुआ फिजी में रह रहे प्रवासी भारतीयों की अभिव्यक्ति है। ईश अमितोष की कदम्बी कलाई डायस्पोरिक समुदाय पर आधारित एक चर्चित फिल्म है। इस फिल्म में सिख डायस्पोरा की समस्याओं को उजागर किया गया है। रेखा शर्मा ने अमेरिकन देशी फिल्म का विश्लेषण कर दक्षिण एशियाई प्रतिनिधित्व को फिल्मों के माध्यम से देखने का प्रयास किया है। श्रीजा सन्याल ने नेमसेक में यह परीक्षण किया कि एक स्त्री प्रवासित होने पर किस प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। सुब्रता दास ने बंगाली डायस्पोरा की समस्याओं को नेमसेक फिल्म को आधार बनाकर देखा। इस प्रकार करीम एच करीम एथेनिक मीडिया पर विमर्श प्रस्तुत करते हैं। भारत में बनी प्रवासी फिल्मों में नमस्ते लंदन, पूरब और पश्चिम, तमस, ट्रेन टू पाकिस्तान प्रमुख हैं। शोएब मंसूर की निर्देशित खुदा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी पाकिस्तानियों के पहचान के संकट को अभिव्यक्त करती है। यह फिल्म खास तौर पर अमेरिका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के प्रति दृष्टिकोण और
उसके आम नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती है। प्रवासी सिनेमा विद्या की शुरुआत कोई बहुत पुरानी नहीं है। मीरा नायर, दीपा मेहता, गुरिंदर चड्ढा की फिल्में पहले कुछ वर्षों से ही चर्चा में आई है। ऐसे सैकड़ों लेखक, निर्माता, निर्देशक हैं जिनके पास कोई बात, कोई विचार है जो उसे दृश्य के माध्यम से बात कहने को आकृष्ट करता है, बिना बाजार में उतरने की सलाह देता है। ऐसे सिनेमा जिसमें मूल देश का कथानक उसी की बोली भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तथा सत्य चित्रण पर जोर दिया जाता है, प्रवासी सिनेमा कहलाता है। प्रवासन सिनेमा के पर्दे पर 3 प्रमुख बिंदुओं के रूप में प्रकट होता है: निर्माण, प्रस्तुतिकरण और अंतर्ग्रहण के रूप में। 21वीं सदी के प्रथम दशक में कई ऐसी फिल्म बनी जिसमें आधार और स्वरूप डायस्पोरिक सिनेमा निर्माता और निर्देशक ने भारतीय समाज की आंतरिक संवेदना के सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं एवं संघर्ष को दिखाने का प्रयत्न किया और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। ये सारी फिल्म भारतेतर जीवन श्रृंखला को बताने और बनाने में सफल रही। इस फिल्मों में डायस्पोरिक सिनेमा की खुशबू ही नहीं बल्कि उनका समाज भी दृश्यांकित हुआ, जिसमें कहो न प्यार है सन 2000, कभी खुशी कभी गम 2001, यादें 2001, मुझसे दोस्ती करोगे 2002, चलते चलते 2003, हम तुम 2004, सलाम नमस्ते 2005, कभी अलविदा न कहना 2006, नमस्ते लंदन, हे बेबी 2007, सिंह इज किंग, दोस्ताना 2008, लव आज कल 2009 जैसी फिल्म प्रमुख रही हैं। इन फिल्मों के माध्यम से भारतीय डायस्पोरिक समाज को भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों एवं यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक तस्वीरों को प्रवासी भारतीयों के मन मस्तिष्क में उतारने का प्रयास किया जाता है। डायस्पोरिक सिनेमा में लोकप्रिय संस्कृति, मीडिया और मनोरंजन उद्योग के मुद्दों को एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह बीर जारा, झूम बराबर झूम और दोस्ताना के रूप में समकालीन फिल्मों की एक श्रृंखला की चर्चा करता है। इन फिल्मों के द्वारा देश संस्कृति को प्रवासी भारतीयों के मध्य विवेचन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विश्लेषित किया है। प्रतिवर्ष लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करने के साथ आधुनिक भारत को सिनेमा का मंदिर कहा जाता है। इसमें सौंदर्य के सिद्धांतों, वैश्विक फिल्म उद्योग, फिल्म सिद्धांत, राष्ट्रीय पहचान, लोकप्रिय संस्कृति और सिनेमा के इतिहास के व्यापक मुद्दों को मदर इंडिया 1957, देवदास 1935, राम लखन 1989 और खलनायक 1993 सहित हाल ही की प्रवासी भारतीयों से संबंधित फिल्मों को डायस्पोरिक निहितार्थ देखा जा सकता है। पूरब और पश्चिम 1970 फिल्म के निर्माता मनोज कुमार ने भारतीय नगरीय ग्रामीण परिदृश्य और भारत से पलायन कर रहे विदेश गए लोगों के सामाजिक स्वरूप को चित्रित किया है। फिल्म में जीवन के विभिन्न संबंधों और रहन सहन के परिवेश को बखूबी दिखाया गया है। डायस्पोरिक समाज पर केंद्रित फिल्म का उद्देश्य अपने मूल देश के रहन सहन तथा पाश्चात्य यानी प्रवासन देश के रहन सहन, खान पान, बोली को उल्लेखित करना है। फिल्म में अपने ही देश को भूलकर विदेशी सभ्यता व संस्कृति के रंग में रंगे तथा स्वदेश को तिरस्कार की भावना से देखने वाले प्रवासी भारतीयों की कहानी प्रस्तुत कर निर्देशक निर्माता ने सत्ता, विलासिता और धन के लोभ में फंसे भारतीय युवा प्रवासियों की मानसिकता का चित्रण किया है। भारत से विदेश गए युवाओं में अपने मूल देश के प्रति उपेक्षा को इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है।
पश्चिम देश की संस्कृति और समाज के अंतर्गत वहाँ रहन सहन पद्धति, खान पान, विलासिता की संस्कृति तथा मन की स्वच्छंदता भारतीय प्रवासियों में गैर संस्कारिक माहौल को दिखाते हैं। पश्चिम की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ बेटी माँ बाप का आदर नहीं करती, बल्कि साथ में बैठकर सिगरेट और शराब पीती है। पश्चिम में धन की अधिकता के कारण विलासिता में युवा फंस जाते हैं। ओंकार के रूप में गलत संगति के युवा को भी बखूबी चित्रित किया गया है। फिल्म अपने नाम पूरब और पश्चिम शीर्षक को सांस्कृतिक सामाजिक रूप को बखूबी चित्रित करती है। फिल्म अपने मूल संदेश को लोगों के बीच रख पाने में बखूबी सक्षम है। यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वर्ष 1995 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में चौधरी बलदेव सिंह ब्रिटिश अप्रवासी हैं। वह अपनी पत्नी लाजवंती और 2 बेटियां सिमरन और चुटकी के साथ लंदन में रहते हैं। इतने वर्ष लंदन में रहने के बावजूद वे भारतीय संस्कृति और संस्कार में विश्वास रखते हैं और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं। उनका मानना है कि वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए लंदन में हैं और एक दिन वापस अपने देश भारत पंजाब लौट जाएंगे। फिल्म विदेशी प्रभाव और भारतीय संस्कृति के बीच में संतुलन का संदेश देती है। जहां एक तरफ राज और सिमरन विदेश में पले और बड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राज और सिमरन को भागने से मना कर देता है और बड़ों के आशीर्वाद और मंजूरी से ही सिमरन से शादी करना चाहता है। घर आजा परदेसी जहां अप्रवासी भारतीय को वापस बुलाती है, वही मेरे ख्वाबों में जो आए सिमरन के सपनों के राजकुमार का वर्ण करता है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना सिमरन और राज के अज्ञात प्यार की भावनाओं को दर्शाता है। करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म कभी खुशी कभी गम वर्ष 2001 में बनी हिंदी प्रवासी फिल्म है। यशवर्धन रायचंद शहर का प्रसिद्ध नामी व्यक्ति है जिनके 2 बेटे हैं, राहुल और रोहन। राहुल को यश और उसकी पत्नी नंदिनी ने बचपन में गोद लिया होता है और यश राहुल को पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है। अपनी पढ़ाई पूरी करके जब राहुल घर लौटता है तो उसके पिता उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी नैना से करना चाहते हैं। राहुल अपने पिता की मर्जी के खिलाफ अंजलि से विवाह कर लेता है। गुस्से में आकर यश राहुल को अपनी जिंदगी से निकाल देता है। तत्पश्चात भारतीय संस्कारों से जुड़े होने के कारण यशवर्धन राहुल और अंजलि को पुनः स्वीकार कर लेता है। फिल्म भारतीयता का बोध कराती है। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित फिल्म कहो न प्यार है वर्ष 2000 में बनी फिल्म की कहानी में नायक ने दोहरी भूमिका निभाया है। नायिका एक बहुत बड़े अमीर व्यवसायी की बेटी है जो एक गरीब लड़के रोहित से मिलती है और उसकी आवाज़ की कायल हो जाती है, जिसमें भारतीय रहन सहन, भारतीय परिवेश को दिखाया गया है। सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म परदेश 1997 में अमेरिका का चित्रण किया गया है। अपने मूल देश से बाहर रह रहे भारतीय प्रवासियों में भारतीयता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज तथा धार्मिक अस्मिता का प्रतीक है या नहीं, इसकी तुलनात्मक प्रस्तुति है। फिल्म भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बखूबी रेखांकित किया गया है। फिल्म में परदेश के रूप में अमेरिका का विवेच्य यानी पश्चिमी देशों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को दिखाते हुए वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत ही सारगर्भित ढंग से विश्लेषित करता है। भारत देश में पूजा पाठ, लोगों में आदर संस्कार तथा अपने मूल देश की विभिन्न तत्वों जैसे रीति रिवाज, खान पान पर गर्व किया जाता है। लोग परिश्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं।
बड़े छोटों का तथा छोटे बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं। फिल्म में प्रत्येक शब्द की सार्थकता फिल्मांकन की विषय वस्तु से परिलक्षित होता है। फिल्म अपने नाम परदेश को सांस्कृतिक सामाजिक रूप को बखूबी चित्रित करती है। फिल्म अपने मूल संदेश को लोगों के बीच रख पाने में बखूबी सक्षम है। आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म स्वदेश 2004 देशज अर्थात भारत के सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धता तथा रिश्ते नातों को रेखांकित करती है। प्रवासी फिल्म स्वदेश में दो तरह के समाज को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें एक प्रवासी भारतीय समाज है जो विदेश को छोड़ स्वदेश आना नहीं चाहता, लेकिन कहीं न कहीं देशज भावना अपनी ओर उसे आकर्षित करती है। तो दूसरा अपना रूढ़िवादी समाज जो आज भी वही वर्षों पुराने विचारों का है, जिसमें ऊंच नीच, जाति, रंग भेद, लड़के लड़कियों में भेद करना चाहता है आदि पक्षों को दृश्यांकित किया गया है। स्वदेश के माध्यम से अपनी देश के विभिन्न पहलुओं को भी दिखाने का प्रयास किया है, जिसके कारण एक ओर लोग भारत को महानता की श्रेणी में भी रखते हैं। फिल्म दोनों स्थानों के सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को उद्धृत कर पाने में सफल होती है। डायस्पोरिक प्रसंगों तथा देशज तत्वों के उद्देश्यों को बखूबी कहने का प्रयास करती है। करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म कभी अलविदा न कहना 2006 में वैवाहिक संबंधों, 7 फेरों के और संस्कारों को न मानना, अमेरिका के भारतीय प्रवासियों में मूल देश की धार्मिक अस्मिताओं को न जान पाना, उसकी सांस्कृतिक प्रवृत्ति को बताता है। डायस्पोरिक समुदाय द्वारा खान पान के अंतर्गत धूम्रपान और मदिरापान को दिखाया गया है। फिल्म के पात्र, चरित्र और परिवेश अमेरिकी देश को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जीवन मूल्यों के संदर्भ में यूरोपीय जीवन मूल्य अमेरिकी जीवन मूल्यों से अधिक नैतिकतावादी और परंपरावादी है, जबकि अमेरिकी जीवन शैली में नैतिकतावादी और परंपराओं का महत्व नहीं के बराबर है। फिल्म विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं का प्रकटन करती है। अब मैं हिंदी डायस्पोरिक सिनेमा के विविध आयाम पर आपसे चर्चा करूंगी। हिंदी डायस्पोरिक सिनेमा के विभिन्न पक्ष हैं, जिनको ध्यान में रखकर डायस्पोरिक सिनेमा का निर्माण होता है। प्रवासी सिनेमा में मूल देश की संस्कृति, अपने मूल देश को जानने की भावना तथा राष्ट्रीयता के विभिन्न पक्षों को देखते हैं। इनमें कुछ पक्ष हैं, जैसे विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय लोगों में अपने मूल देश की संस्कृति, भारतीयता से लगाव, भारतीय भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति विदेशियों की जानने की जिज्ञासा, युवाओं में अपने मूल देश की अस्मिता को समझने की जिज्ञासा, सांस्कृतिक शब्दावली, व्रत, उपवास, विवाह के कार्यक्रम, मुहावरे, कहावतें, तीज त्योहारों में रंगों की होली और दिवाली आदि के द्वारा हिंदी सिनेमा समग्र भारतीय के दर्शन कराता है। फिल्म भले ही मनोरंजन का उत्तम माध्यम है, लेकिन उससे कहीं अधिक आज के युग में वह ज्ञानधर्मी, प्रबोधन, समुपदेशन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा दीक्षा सबसे अच्छा माध्यम है और वह दृश्य सर्व माध्यमों को दिखाकर या देखकर सीखने और सिखाने में बहुत अंतर है। सिनेमा में जो भाव अभिनय के सामर्थ्य के साथ दिखाए जाते हैं, वे किताबों के द्वारा अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी सिनेमा न पाठ्य पुस्तकों को संगीत, भाषा, भाव आदि के द्वारा पर्दे पर मुखरित किया है। भारतीय अभिभावक भी अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए
भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराने तथा हिंदी भाषा सिखाने हेतु अपने बच्चों को हिंदी सिनेमा देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय मूल के लोगों में आज के जीवन की तमाम देशज पहचान के तत्वों के समग्रता को लेकर सिनेमा उनके विचारों एवं भावनाओं का साधारीकरण करके उन्हें अपने गांव की सभ्यता, प्रतीक एवं मिट्टी की खुशबू से जोड़े रखता है। परदेश, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चांदनी, कभी खुशी कभी गम, आ अब लौट चले जैसी फिल्मों में प्रवासी भारतीय को अपने मूल देश से जुड़े रहने के कारणों को दिखाकर द्रवित तथा संवेदित करती है। साथ ही उनका भारतीयपन पुनः जीवित हो उठता है। सिनेमा में दिखाई गई विभिन्न बोलियों के गीत, विवाह की रस्में आदि उनमें जिज्ञासा पैदा करती हैं और लुभाते भी हैं। भारतीय डायस्पोरिक सिनेमा उन्हें अपनी मूल्यधर्मी विरासत से जोड़े रखता है। भारतीय सिनेमा विदेशों में बसे भारतीयों के हृदय में भारत की संस्कृति तथा देशज खुशबू को बसाए रखता है। ये सिनेमा का महत्वपूर्ण अवदान भी है और विदेश में देशज खुशबू के साथ रहने वाले भारतीयों की सामाजिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन संबंधी मूल्यों की टकराहट तथा उसकी व्यस्तता में डूबी दुविधा मनारू स्थिति को बखूबी अभिव्यक्ति दे रही है। जैसे कभी अलविदा न कहना, उपकार, पूरब और पश्चिम, आ अब लौट चले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, न्यूयॉर्क, माय नेम इज खान, नमस्ते लंदन, बागवान आदि फिल्में विदेशों में भी प्रसिद्ध हो रही हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्में प्रवासी भारतीयों को कई संदर्भों में अपने देश से दूर रहकर भी मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अपनी जन्मभूमि, मानस भूमि से जुड़े रहते हैं। ये उनकी मनोवैज्ञानिक ज़रूरत भी है। धन्यवाद।